हेलो गाइस एंड वेलकम टू ब्रेनी बडीज। आज हम सीडीएस 2023 के लिए ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट नोटिसेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेडिटेरेनियन क्लाइमेट? ऐसा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो मेडिटेरेनियन रीजन में सबसे ज्यादा ऑब्जर्व किया जाता है? ऑप्शन ए इज लिमिटेड ज्योग्राफिकल एक्सटेंट, or it is dry summer, dry winter, or moderate temperature. So the correct option for this is dry summer. And the basic reason कि यहाँ पे dry summer ज़्यादा देखे जाते हैं is because of its position. Because ये 30 डिग्री and 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ इक्वेटर के रीजन में लाई करता है, जहाँ का क्लाइमेट जनरली ड्राई होता है, इसलिए ड्राई समर वहाँ पे ज़्यादा देखे जाते हैं. Now, second question is which one of the following rivers takes a U-turn at Namcha Barwa and enters India? अब ये हमसे ऑप्शंस में दिया है इन्होंने गंगा, तिस्ता, बाराक एंड ब्रह्मपुत्र. ऑल दीज आर नेम्स ऑफ द रिवर्स. तो हमसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा रिवर है जो यू टर्न लेता है नामछा बरवा में और वहां से इंडिया में एंटर करता है. नामछा बरवा यहाँ पे आप मेरे इसमें कर्सर पे देखिए, यहाँ पे नामछा बरवा इस रीजन में लाई करता है जहाँ पे ये रिवर इंडिया में एंटर करती है. इट्स अ टाइप ऑफ माउंटेन रेंज. सो एक्चुअली जब हमारी ये रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती है और साउथ तिब्बत में घूमते घूमते आती है, तब ब्रह्मपुत्र रिवर को ही सैंगपो नाम से एड्रेस किया जाता है. एंड द मोमेंट इट एंटर्स इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश और थ्रू नामचा बरवा, तो तब इसे अलग अलग नाम से एड्रेस किया जाता है, जैसे कि सियांग और तिहांग. और जैसे ही थोड़ा और अंदर जाती है तो लोग इस नदी को ब्रह्मपुत्र नाम से बोलने लगते हैं. और क्वेश्चन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पूछा गया है कि यहाँ पर जब इंडिया में एंटर करती है ये रिवर तो एक यू टर्न लेती है. इसको ग्रेट बेंड भी कहा जाता है. सो ऑब्वियसली द करेक्ट ऑप्शन इज ब्रह्मपुत्र. ओके, so hope it's clear. Now moving on to the next question. Which one of the following Indian states has no international boundary? And your options are Bihar, Chhattisgarh, Uttarakhand और मेघालय. हमें पता है कि इंडिया की कुछ इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार एंड श्रीलंका. अब बिहार से आप देख सकते हैं नेपाल की इंटरनेशनल बाउंड्री कांटेक्ट में है. बट नेक्स्ट अगर हम देखें छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ के आसपास सारे इंडियन स्टेट्स हैं, देयर इज नो इंटरनेशनल बाउंड्री. सो ऑब्वियसली द करेक्ट ऑप्शन विल बी छत्तीसगढ़. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following Indian cities is not located on a river bank? Now the question is कि कौन सी ऐसी इंडियन सिटी है जो किसी रिवर बैंक पर लोकेटेड नहीं है. तो यहाँ पे साफ साफ पूछा गया है नहीं है. सो ऑप्शंस आर आगरा, भागलपुर, भोपाल और कानपुर. तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आगरा इज द सिटी इन उत्तर प्रदेश इन इंडिया सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना. तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी सिटीज कौन से रिवर बैंक के यहाँ पर रहती हैं. तो आप देख सकते हैं यमुना रिवर जो है उसके पास में आपके आगरा सिटी पड़ती है. भागलपुर इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सिटी इन द स्टेट ऑफ बिहार और वो आपके गंगा रिवर के बैंक पर सिचुएट करती है. और देन थर्ड इज योर कानपुर जो आपकी अगेन गंगा रिवर के बैंक पर सिचुएट करती है. तो द ओनली ऑप्शन जिसके आसपास कोई रिवर बैंक नहीं है इज योर ऑप्शन नंबर सी, भोपाल. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन. वेयर आर झुमरी तलैया एंड मंदार हिल्स सिचुएटेड? सो ये आपको पता होना चाहिए. इट्स अ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन. सो आंसर फॉर दिस इज झारखंड एंड बिहार. झारखंड में आपकी झुमरी तलैया नाम की जो सिटी है वो है एंड बिहार में आपके मंदार हिल्स देखे जाते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. Which one of the following is not correct regarding South India? तो ऑप्शन हमें दिए गए हैं diurnal range of temperature is less, annual range of temperature is less, temperature is high throughout the year, or it is extreme climatic conditions are found. So obviously ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा डी, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस आर फाउंड. बिकॉज आपको ये पता होगा कि इंडिया की पोजिशनिंग जो आपके वर्ल्ड मैप के ऊपर है वो आपका मोस्ट ऑफ द इंडिया का जो पूरा पार्ट है
वो आपका इक्वेटर के ऊपर लाई करता है, दैट इज आप इक्वेटर के थ्रू होकर के जाते हैं। और जो भी एरिया इक्वेटर रीजन, इक्वेटर जो आपकी लाइन है उसके आसपास का रीजन ऑब्वियसली एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस दिखाता है, एंड दैट्स व्हाट रिटन इन द आंसर। Question number 7. Which one of the following regions is an important supplier of citrus fruits? Again, it is an memory based question. कौन सा ऐसा रीजन है जो सबसे ज़्यादा सिट्रस फ्रूट्स की सप्लाई करता है? सिट्रस फ्रूट्स आप देख सकते हैं, उसमें सारे ऐसे फ्रूट्स आते हैं जिसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है, लाइक योर लेमन, ऑरेंजेस एंड थिंग्स लाइक दैट। तो इसका ऑप्शन होगा बी, मेडिटेरेनियन रीजन में सबसे ज़्यादा सिट्रस फ्रूट्स की सप्लाई होती है। Now, next question, question number 8. Which one of the following is not geographical requirement of cultivation of cotton? ऐसा कौन सा फैक्टर है जो हमें cultivation of cotton में नहीं लगता है? Again, the word not is there. So the option D is, which is your answer, a growing period of at least 100 frost-free days. This is the wrong option because the correct answer for this would be the 200 frost-free days and not just 100 frost-free days. So इसमें कहा जा रहा है कि आपको ज़्यादा 200 frost-free days चाहिए for cultivation of cotton, and other requirements are also there: medium loam soil with good drainage, moderate to light rainfall, temperature reaching 25 degree Celsius or summer or more in summer. आप देख सकते हैं इस तरह की कुछ कल्टीवेशन ऑफ कॉटन दिखाई देती है। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. कोरल रीफ्स आर नॉट फाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स? ऐसा कौन सा रीजन है जहां पर कोरल रीफ्स नहीं मिलते हैं? तो आप देख सकते हैं कोरल रीफ्स कुछ इस तरह की होती हैं जो बेसिकली आपकी जो फिशेस होती हैं उनकी डेड बॉडीज जब सेडिमेंट होती जाती है, उनकी फॉसिल्स, उनकी हड्डियों के द्वारा जो वहाँ पे समुद्र के अंदर बैठ जाती है, उससे आपकी कोरल रीफ्स बनती हैं। तो जनरली गल्फ ऑफ कैम्बे में कोरल रीफ्स नहीं मिलती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. In which one of the following states is jute not significantly cultivated? Again the word not is there. So कौन सा स्टेट है जहां पर जूट नहीं बनाई जाती है? So option number D, आंध्र प्रदेश would be the correct answer. एंड आपको और भी 83 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं जूट आपकी उगाई जाती है अच्छी मात्रा में। तो उसके आंसर्स है वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा एंड मेघालय। सो स्पेसिफिकली आपके आंध्र प्रदेश में जूट नहीं उगाई जाती है और इन सारे स्टेट्स में उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 11. Name the site that gives us valuable information about India's maritime links on the Coromandel coast. तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में ये जो आपका ये राइट बेसिन एरिया देख रहे हैं, ये आपकी कोरोमंडल कोस्ट एरियाज हैं। ओके, आपके केरला से लेके आपका उड़ीसा और ये सारा एरिया जो यहाँ पे होता है वो कोरोमंडल कोस्ट के अंडर आता है। सो इसमें आपके ऑप्शन दे रखे हैं भारूका चाचा, करूर, अरिका मेदू एंड अनुराधापुरा। सो इसमें आंसर है आपका सी, अरिका मेदू, जो कि आपको इंडिया की मैरीटाइम लिंक्स के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है। वाई? बिकॉज इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑफ चोला किंगडम। दिस इज समथिंग जो आप याद रख सकते हैं कि अरिका मेदू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ योर चोला किंगडम। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. Where are the largest quantity of cichlids found in India? Cichlids are nothing but your fishes. एक टाइप की फिश है जो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, कुछ इस तरह की दिखती है वो। ओके, सो ये पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में चिचलिड्स कहाँ इंडिया पे मिलते हैं। तो आपको ऑप्शन दिए हो गए हैं बैकवाटर्स ऑफ केरला, और इट इज सुंदरबंस, नर्मदा और गोदावरी। एंड योर आंसर इज गोदावरी। गोदावरी में सबसे ज़्यादा चिचलिड्स फाउंड होते हैं इन इंडिया। ओके, सो moving on to the next question, question number 13. What is intercropping? अब आपको पता होना चाहिए इंटरक्रॉपिंग क्या होती है। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, यहाँ पे दो अलग अलग टाइप की क्रॉप्स को उन्होंने एक साथ लगाया है, बट इन अ पैटर्न। लाइक फर्स्ट उन्होंने एक लाइन में एक क्रॉप लगाई, फिर नेक्स्ट लाइन में दूसरी क्रॉप लगाई।
सो जब दो क्रॉप्स को एक साथ एक अच्छे पैटर्न में लगाया जाता है तो उसे इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं, और यही उन्होंने ऑप्शंस में दे रखा है आपको। फर्स्ट, it is given that it is a time period between two cropping seasons. No, this is basically a type of cropping, so it's not a time period. Second, it is growing two or more crops in random mixture. नो, ये ऑप्शन नहीं हो सकता बिकॉज रैंडम मिक्सचर नहीं है, इसको एक पैटर्न में एक डेफिनेट रोज में उगाया गया है। ऑप्शन सी, इट इज ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स इन डेफिनेट रो पैटर्न्स। ऑब्वियसली दिस इज द करेक्ट आंसर, हमें आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, question number 14. Which one of the following is the correct sequential phase in the successional development of vegetation community in a habitat? So, इसमें आपके ऑप्शन दिए हैं माइग्रेशन, रिएक्शन, स्टेबलाइजेशन, न्यूडेशन। सो इसमें ये चार प्रोसेस हैं जो उन्होंने आगे पीछे करके दे रखे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका सीक्वेंस क्या है। आपकी जो वेजिटेशन कम्युनिटी है उसको जब डेवलपमेंट होती है उसकी, तो उसको किस ऑर्डर में किया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिख रहा है, न्यूडेशन, माइग्रेशन, रिएक्शन एंड स्टेबलाइजेशन। तो आप इसमें और भी रीड कर सकते हैं, एक पीडीएफ आपको अवेलेबल होती है, आप देख सकते हैं। सेक्शनल डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेशन कम्युनिटी इज द प्रोसेस ऑफ चेंज इन द स्पीशीज स्ट्रक्चर ऑफ वेजिटेशन कम्युनिटी ओवर टाइम। सो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, आपको याद रखना है कि फर्स्ट इट इज न्यूडेशन, देन इट इज माइग्रेशन, देन इट इज रिएक्शन एंड फाइनली इट इज स्टेबलाइजेशन। Moving on to the next question, question number 15. Which one of the following mountains separates Black Sea and Caspian Sea? तो आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर है कॉकेसस। क्यों? आप अगर वर्ल्ड मैप में भी नोटिस करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में ये माउंटेन रेंज आ जाती है कॉकेसस, जो दोनों ही सी को सेपरेट करती है। और आप देख सकते हैं, हमने पिक्चर दी हुई है यहाँ पे, आपके कॉकेसस माउंटेन्स कुछ इस तरह के दिखते हैं। तो आई थिंक गाइस दिस वाज इट, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। और आगे की और वीडियोस के लिए और सीरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे साथ। होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू।